Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो बुक है दोस्तों, ये आपका सेट है रुक्मिणी प्रकाशन का, प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर पटना। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें सेट दिए गए हैं। अगर आप लोगों के पास भी बुक है पास में, तो आप इसका यूज करके टाइम सेट करके आप इसमें दिए गए सेट को सॉल्व कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। फ्रेंड्स, कम टाइम में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें वो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इसी बुक के पहले सेट से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के। और आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सॉल्व किए जाते हैं। इस बुक में दोस्तों कॉमन पेपर भी दिया हुआ है और आपका लैंग्वेज पेपर भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 9, 24 और 80 इकाइयाँ हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों, आपको एक बात याद रखना होगा, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया। 24 - 9 इससे बड़ा होगा तीसरी भुजा का वैल्यू और इससे छोटा होगा 24 + 9 से। तो इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये 15 आ जाएगा और इसको प्लस कीजिएगा तो 33 आ जाएगा। यानी तीसरी भुजा का जो वैल्यू होगा वो 15 से बड़ा होगा और 33 से छोटा होगा। यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि एक वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ऋण पर दी गई थी। यानी कि 10% वार्षिक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वर्ष का जो ब्याज है वो 10% है। तो हम 9 माह का ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले। क्लियर है? आप लोग बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 9 माह का अगर हम ब्याज निकालेंगे क्या हो जाएगा, एक वर्ष का 10% है, यानी कि 12 से भाग कर देंगे तो एक वर्ष का हो गया। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 तिया 15/2, यानी कि 7.5%। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव फॉर्मूला लगा करके एक वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करते हैं। और इफेक्टिव फॉर्मूला आपको पता है, A + B + AB/100 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर 10% प्लस 9 माह का कितना निकला, 7.5 प्लस 10 गुना 7.5 बटा क्या हो जाएगा, 100। इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये 17.5 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिए 15, 5 दूना 10, फिर 5 से काटिए 3, 5 दूना 10, 3/4। इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइड करेंगे 0.75। इसको जब आप ऐड कर दीजिएगा, दिख रहा है दोस्तों, इसको जब आप ऐड कर दीजिएगा तो ये 18.25% आएगा। और इसी का वैल्यू दे रखा है रुपया में, देख सकते हैं यहाँ पर 1460 रुपया दिया हुआ है। तो इसको हम 1460 के बराबर कर देते हैं और हमें 100% का वैल्यू चाहिए। कितना परसेंट का, 100% का वैल्यू चाहिए। 1460 बटा कितना हो जाएगा, 18.25, गुना क्या कर देंगे, 100। क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, दशमलव हटाइएगा इसका तो एक और 100 आ जाएगा।
और इसको सॉल्व करने के बाद आपको 8,000 रुपया मिलेगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं इसमें, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, 8,000 रुपया। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 9/17 हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 1 प्लस और कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 9/17, तो 9/17 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 81/289। ठीक है, इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 1.81/289। किसका मान आ गया ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। देख लीजिए आप किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 4 नंबर यानी 74 नंबर। सुहास एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित यानी खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार एक रेखस्थ है तथा पेड़ सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में है और सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। सुहास से कितनी दूरी पर पेड़ स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा लग रहा है, इसका सॉल्यूशन उतना बड़ा है नहीं। इसका डायग्राम आप समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। इसका नाम रख देते हैं A B C D E F। क्लियर है? अब देखिए ये जो है ये आपका सुहास है, सुहास है और बीच में पेड़ बोल रहा है, बीच में पेड़ और ये आपका इमारत है। क्लियर है? और ये जो है यहाँ से दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है सुहास की आंखें जमीन से। तो इसकी जो आंखें हैं 1.8 मीटर ऊंचाई पर है, ये 1.8 मीटर हो गया, तो ये भी हो जाएगा 1.8 मीटर। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये मान लेते हैं एंगल आपका दिख रहा है दोस्तों चित्र, ये एंगल आपका अल्फा हो गया, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अल्फा और ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपका ये जो है ये 1.3 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 8.1 मीटर हो जाएगा। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक इमारत की जो ऊंचाई होगी वो कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में 11.25। सबको जब आप ऐड कीजिएगा तो वो आपका 11.25 के बराबर आ जाएगा ई टोटल। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ तक की जो पेड़ की ऊंचाई है वो आपका दे रखा है 3.15। कितना दे रखा है 3.15। आई होप आपको फिगर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े होंगे कि ये समकोण त्रिभुज है और ऐसा ही समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। तो जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, संगत भुजाओं का अनुपात लिख करके बराबर कर देते हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा सी ई यानी 8.1 बटा 1.35, 8.1 बटा 1.35। क्लियर है? बराबर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 45 मीटर,
तो BC यानी कि 45 मीटर अब बटा इसका डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग FE और यही डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? तो FE बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना 1.35 बाय 8.1। इसका दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 10, इसका दशमलव हटाइएगा तो नीचे 100, 0 से 0 कट जाएगा। 9 नमा 81, 9 पचे 45, 5 दूना 10। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका 15 नमा 135, 15 बटा कितना आ गया 2, तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया 7.5 मीटर। क्लियर है दोस्तों? 7.5 मीटर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में सुहास से कितनी दूरी पर पेड़ स्थित है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये सुहास है और सुहास से कितनी दूरी पर पेड़ स्थित है, तो ये डिस्टेंस निकल गया, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि 7.5 मीटर पर सुहास से क्या है पेड़ स्थित है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 हो तो q का मान ज्ञात कीजिए। भाग एल्गोरिथम जो होता है वो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। क्लियर है? इसमें आपका a का मान क्या दे रखा है 37 दे रखा है, b का मान 4 दे रखा है। ये हो गया 37, b का मान 4 दे रखा है और q हमें निकालना है, r का मान 1 दे रखा है। इस 1 को माइनस कीजिएगा 36 तो q का मान क्या आ जाएगा 4 नमा 36, 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 9 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जैसा कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका मूल बराबर है। जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d बराबर क्या होता है 0 होता है, और d को हम लोग क्या बोलते हैं विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट। किसके बराबर होता है b² माइनस 4ac के बराबर। क्या हो गया 0, तो b² बराबर क्या हो गया 4ac। यहाँ से c का वैल्यू निकालिएगा तो बताइए क्या होगा b² 4a मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर है दोस्तों? यही आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है b² बटा 4a। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। 25, 20, 15, समझिए आप इस क्वेश्चन को। 25, 20 और 15 कौन सा प्रथम पद इसका ऋणात्मक होगा। तो देखते हैं कहाँ तक ऋणात्मक जाता है ये। तो देखिए 5 घट गया, यहाँ भी 5 घट गया, उसके बाद हम लोग फिर 5 घटाते हैं तो 10 होगा, फिर 5 घटाएंगे तो 5 होगा, फिर 5 घटाएंगे 0, फिर 5 घटाएंगे तो -5। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका 7वां जो पद होगा दोस्तों वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां पद। आप देख लीजिए यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग की एक भुजा का माप क्या होगी। मान लेते हैं वर्ग की एक भुजा x यूनिट है, सॉरी घन की एक भुजा मान लेते हैं x यूनिट है और वर्ग की एक भुजा y यूनिट है। तो उसके बाद कंडीशन क्या है कि किसी घन के सभी कोरों का योग, घन में कितने कोर होते हैं दोस्तों 12 कोर होते हैं, सभी का योग क्या हो जाएगा 12x बराबर क्या बोल रहा है किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का भुजा हम y मान लेते हैं तो वर्ग का परिमाप होता है 4y। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा y/3, 4 तिया 12 कट जाएगा। क्लियर है? अगला कंसेप्ट देखते हैं। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, घन के आयतन का मान, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा q, घन का भुजा x माने है बराबर वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर। x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए y/3, इसका क्यूब बराबर y² y³ बटा 27
बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। दो वाई से दो वाई कट जाएगा, यहाँ वाई बचेगा, नीचे में कुछ नहीं है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा 27। और वाई किसकी भुजा माने थे हम लोग, वर्ग की भुजा माने थे, तो वर्ग की भुजा कितना आ गया 27 इकाई। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्यूबिक फंक्शन में क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो मान होता है किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका c/a के बराबर। क्लियर है। और यहाँ पर अगर आप c की बात करें तो c का मान क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। और a की अगर हम बात करें तो a का मान 6 है, तो इसको जब आप काटिएगा तो क्या आ जाएगा -1/2। क्लियर है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1/2। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। क्वेश्चन में एरर है दोस्तों, समांतर श्रेणी तो बोल दिया है लेकिन श्रेणी दिया गया नहीं है। तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस प्रकार का है, √7, √28, √63 ... ठीक है। चौथा पद पूछ रहा है, तो 3 पद तो दिया हुआ है ही, चौथा पद निकालना है हमको। और चौथा पद बराबर क्या होता है a + 3d AP का। ठीक है, a का मान है √7 + 3 गुना d का मान क्या आएगा, √28 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 7 2√7 और माइनस इसको कीजिएगा, √7 बचेगा d का मान, तो 3√7 + √7 कितना हो जाएगा 4√7। इसको आप रूट में बंद कीजिएगा तो एक साथ है, 4 बाहर निकालने का मतलब किसका वर्गमूल 4 होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। क्या हो जाएगा 16 72 से 112। इसका चौथा पद क्या हो जाएगा इस समांतर श्रेणी का 112। चलिए आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण हमें दे रखा है x² + x + 5 = 0। जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात हो, मूलों की प्रकृति की बात हो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, d कैलकुलेट करते हैं और d बराबर होता है b² - 4ac। इसी d के ऊपर डिपेंड करता है मूलों की प्रकृति। b का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, x का कोफिशिएंट 1 है, -4 × a का मान भी 1 है, x² का कोफिशिएंट, और c का मान 5 है। तो 1 - 5 = 20, कितना बचेगा -19, जो कि 0 से छोटा है। तो ये इसका जो रूट्स होगा वो इमेजनरी होगा, यानी काल्पनिक होगा। हम कह सकते हैं कि मूल जो होगा अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा। अगर d का मान इसी में 0 से बड़ा होता तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता लेकिन दोनों अलग अलग होता। d का मान अगर 0 के बराबर होता, इसमें भी मूल वास्तविक होता लेकिन दोनों मूल क्या होता, बराबर होता। अल्फा अगर 4 आता तो बीटा भी 4 आता। क्लियर है, यही 3 इसका पॉसिबिलिटी बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, अंकों 46, 64, 87, 41 की माध्यिका क्या होगी। तो इस डाटा का माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको आरोही क्रम में लिखते हैं पहले। तो आरोही क्रम में जब आप इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 35, 35 से छोटा है 33, 33 के बाद 35 आ जाएगा, 35 से बड़ा होगा 41, उसके बाद होगा 46, उसके बाद होगा 55, 58, 64, 77, 87, 90 और 92। क्लियर है, देख सकते हैं आप, ये है आपका क्वेश्चन। आरोही क्रम में हमने क्या किया, लिख दिया। अब इसको काउंट करते हैं कितने डाटा दिए गए हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, यानी n का मान क्या है, विषम है। तो जब n का मान विषम हो तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n + 1/2 टर्म निकालते हैं। क्लियर है, n का मान 11 है +1/2,
क्या हो जाएगा, छठा टर्म इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा टर्म क्या है, 58 है। तो इसकी माध्यिका क्या आ गया, 58। देख लीजिए आप ऑप्शन में 58 किसी में भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर, समीकरण x बराबर 3y + 5 9y बराबर 3x - 15 की सहीति क्या होगी। क्लियर है। इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो चेक करते हैं। तो इसको पहले आप इस तरीके से लिखिए, x बराबर 3y + 5 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 3y + 5, तो x - 3y - 5 बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको भी अरेंज कर लेते हैं, 3x है, इसको उधर लेके जाइएगा तो -9y हो जाएगा, 3x - 9y, और माइनस में क्या है 15 बराबर 0। अब इसका रेशियो चेक कीजिए, a1/a2, तो 1/3 आ जाएगा, b1/b2 माइनस माइनस कट जाएगा, 3 तिया 9, 1/3 आ जाएगा, c1/c2 माइनस माइनस कट जाएगा, 5 तिया 15, 1/3 आ जाएगा। तो जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, अब बराबर हो c1/c2 के, तो इस केस में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ऐसा जो समीकरण होता है वो संगत पर आश्रित होता है। क्या होता है, संगत पर आश्रित होता है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संगत पर आश्रित, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर, 84 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है 1² + 2² + 3² + ... 10² बराबर 385, तो 2² + 4² + 6² + ... 20² का मान क्या होगा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो दोनों में 2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, 2 स्क्वायर आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में 1² + 2² + 3² + ... +10²। क्लियर है। ये 4 हो जाएगा, और इसका मान हमें दे रखा है कितना, 385। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1540। क्लियर है। 1540 आप देख लीजिए किस में है, किसी में भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर, ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ABC, मध्य बिंदु D है और E है, D और E है। क्लियर है। भुजा BC को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, BC को P तक बढ़ाया गया है, तो ये आपका P हो गया। उसके बाद बोल रहा है यदि DE, DP और EP को जोड़ा गया, तो DE, तो इसको जोड़ दीजिए, DP इसको जोड़ दिए, उसके बाद EP को भी जोड़ दीजिए। क्लियर है। दोनों को जोड़ दिए, को जोड़ा गया, तब निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए BC और DE दोनों का आधार तो सेम है, इसको हम मिला देते हैं। क्लियर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा सिचुएशन आए, तो इस केस में क्या होता है, देखिए ये DE जो है ये BC के क्या है, पैरेलल है, यानी कि DE समांतर किसका है, BC। तो हम कह सकते हैं कि DE का मान जो होगा वो BC का क्या होगा, आधा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा। कौन सा कंडीशन से, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब जो इसका एरिया होगा इस ट्राइंगल का, DEP का जो एरिया होगा, दिख रहा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEP का जो एरिया होगा, ये जो पूरा है आपका ट्राइंगल ABC, इसका क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इसका क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। क्लियर है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जब दो त्रिभुज का आधार सेम होता है और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, तो उस केस में उसका एरिया क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। BDE का जो एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा,
इसके बराबर हो जाएगा आपका DEP के बराबर हो जाएगा। और इसका जो होगा DEP का जो एरिया होगा पूरा का 1/4 होगा, DBE का भी एरिया पूरा का 1/4 होगा। क्लियर है? तो आप देख लीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? समझ में आपको आ रहा है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। यदि किसी समलंब ट्रेपीजियम की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो, तो समलंब बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये 4 है और ये 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है? इसको मिला देते हैं, ये डायगोनल हो गया आपका। और M एवं N ट्रेपीजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु हैं। तो ये देखिए ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। M और N ट्रेपीजियम के विकर्णों के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। अब अगर हमें MN का वैल्यू अगर पूछा जाए, MN की लंबाई क्या होगा, तो MN की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो AB होगा उसमें माइनस कर देंगे DC को और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 - 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? MN की लंबाई हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यानी ऑप्शन 2 सेंटीमीटर किसी में भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? E इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इसका हम लोग क्या करते हैं? इक्विवेलेंट चेंज निकालते हैं। पहला 20 उसके बाद 10। इफेक्टिव फॉर्मूला लगाते हैं A + B + AB बटा 100। 20 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 30 + 2 कितना हो गया? 32%। यहाँ तक आपको बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है। अब हमें प्राप्त क्या हुआ? 32%। अब इसमें 12% की कमी कर देते हैं। तो 32 कमी करेंगे तो माइनस हो जाएगा 12%, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 32 × 12 बटा 100। क्लियर है? इसको जब आप माइनस कीजिएगा कितना बचेगा? 20 बचेगा, माइनस 4 तिया 12, 4 25 100 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 बटा 25। ये हो जाएगा आपका 20 - 3.84 बराबर माइनस कर दीजिएगा 16.16% इसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? पहले क्या किया? 20% और 10% बढ़ाया, उसके बाद जो मान प्राप्त हुआ उसमें 12% माइनस कर दिया। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं A और B पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? इसके डायग्राम को आप समझिए। 2 सर्किल है इसमें, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। क्लियर है? इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है। और ये उभयनिष्ठ जीवा है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। इसको O मान लेते हैं, इसको O' मान लेते हैं। इसको आप मिला दीजिए ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा बीच में इस प्रकार। इसका नाम A रख देते हैं, तो AO। क्लियर है? ये दिया हुआ है आपका रेडियस 13 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो लाइन जब हम केंद्र को मिलाए हैं तो दोनों आधा आधा हो गया। ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 हो जाएगा। अब देखिए आपको लंब पता है 6, कर्ण पता है 13, तो ये आधार नहीं निकलेगा। ये कितना हो जाएगा? 169 - 36। 169 - 36 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 में 6 गया 3, 16 में 3 गया 13, 133 हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर इसमें निकालिए 225 - 36 कितना बचेगा? 189।
यहाँ से यहाँ तक आ गया √189, यहाँ से यहाँ तक आ गया √133। इन दोनों को जोड़ दीजिए, यही हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समवर्तक 11 है तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? दोस्तों हम लोग जानते हैं इसका रिलेशन होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। क्लियर है? दोनों संख्याओं का क्या है? गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है? 726। एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गुणनफल 726 दे रखा है, इसमें HCF 11 से भाग कर देंगे। क्या हो जाएगा? 11 छक 66, 11 छक 66। एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों? 66। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस का है tan का पावर 4 थीटा। इन दोनों में tan स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा। दिख रहा है दोस्तों? उसके बाद tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? सेक 4 थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? देखते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। 91 नंबर, x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स बराबर 1 और x प्लस 2 बराबर 2 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा? तो देखिए, अगर हम बात करें x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स बराबर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आ गया? एक्स वाई। और एक्स वाई बराबर क्या दे रखा है? सॉरी, एक्स प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है दोस्तों? एक्स प्लस वाई का मान क्या दे रखा है? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आया है? एक्स वाई। अब माइनस में क्या है? एक्स वाई। ये दोनों कट जाएगा, आपका 0 बचेगा, तो 2 गुना 0 बराबर क्या होगा? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई। तो इसको हम आधार B1 मान लेते हैं पहला का, दूसरा का H1 और बटा 2। ये हो गया एरिया। दूसरा B2 H2 बटा 2। तो अनुपात निकालिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा? B1 H1 अनुपात B2 H2 बराबर क्या बचेगा? दे रखा है 4:3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, यानी कि ऊंचाई का अनुपात जो है 5:2 दे रखा है। ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है? 6:5 दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं H1 रेशियो H2 बराबर 6:5। यहाँ से आप समझ सकते हैं H1 अनुपात H2 बराबर 6:5। क्लियर है? 1/H1 रेशियो 1/H2 बराबर क्या आ जाएगा? 1/6 रेशियो 1/5। अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा? B1 रेशियो B2 का अगर मान निकालें तो ये आ जाएगा 4/6 आपका, और रेशियो क्या आ जाएगा? 3/5।
क्लियर है। 5 चौक 20, 6 3 18, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5 दूना 10 हो गया, अनुपात 3 तिया 9 हो गया। यानी कि आधार का जो अनुपात हो गया दोनों त्रिभुजों का कितना आ गया दोस्तों, 10:9 आ गया। क्लियर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उनके आधारों का अनुपात कितना आ गया, 10:9, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन स्किप हो गया दोस्तों, 92 नंबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5। मान लेते हैं R1:R2 बराबर दे रखा है 4:5 और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है H1:H2 बराबर 5:2। तो आयतन का अनुपात निकालते हैं। तो आयतन क्या होता है बेलन का, πr² H1 बटा πr² H2। क्लियर है। पास पाई कट जाएगा तो R1 कितना है 4, कितना हो जाएगा 16 और R2 कितना है, इसको आप ऐसे लिखिए R1/R2 का स्क्वायर। तो R1 है 4 और 5, तो 4 चौक 16 बटा कितना हो जाएगा 25, 16/25 और गुना कर दीजिए। H1 कितना है 5 और H2 कितना है 2, 25 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा 8:5। कितना आ गया दोस्तों 8:5। दिख रहा है आपको 8:5 क्या हो गया, आयतन का अनुपात निकल गया। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ स्कॉलर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।